नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन खबरों का रुख करने के से पहले आपको लिए चलते हैं सीधा मथुरा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके समर्थन में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। सभी जगह से एक आवाज है और बहनों और भाइयों, यह आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बढ़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था। क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि, और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी को आपने अवसर दिया था। यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, नंदगांव, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी, तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से बड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं। चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। बुलंदशहर में पुल के 3 पिलर गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। दरअसल शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यदायी संस्था को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार पर एफआईआर के भी निर्देश दिए गए। शासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने जांच की थी और इंजीनियर ने 31 मार्च को मौके पर पहुंचकर यह जांच की थी कि पिलर गिरने का मामला क्या रहा है। निर्माण में चीफ इंजीनियर को बड़ी गड़बड़ी मिली थी और इस खबर को टीवी 27 न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया है।
तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है और जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। 3 साल के लिए इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है और अब कहा जा रहा है कि जो ओनर है उन पर FIR भी दर्ज की जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि TV 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और कार्यदायी संस्था पर उसको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। दरअसल एक पुल था, उसके 3 पिलर गिरने के बाद उस पर जांच बिठाई गई थी और इंजीनियर ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो कंपनी है, कार्यदायी संस्था है, उसको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और अब पूरे मामले को लेकर स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 3 साल के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। दरअसल इस खबर पर TV 27 न्यूज ने कड़ाई से इस खबर को दिखाया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कदीम, पूरा मामला क्या है कि 3 पिलर गिरते हैं, उस पर पूरी जांच बिठाई जाती है, फिर कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया, क्या है पूरा मामला कदीम? बिल्कुल, आपको बताने की बुलंदशहर में करीब 1 हफ्ता पहले गंगा नदी के निर्माणाधीन पुल के 3 बीम गिरने का मामला सामने आया था, जिसकी खबर को TV 27 न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से चलाया था। वहीं खबर चलने के बाद निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिरने के मामले में लखनऊ से PWD और सेतु निगम के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी थी। वहीं जांच रिपोर्ट आने पर बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही थी। इसी क्रम में निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिरने से जो कि गिरने के मामले में वहां पर जांच बैठाई गई, जिसमें जो कि PWD के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आज जांच रिपोर्ट जो कि सौंपी थी। वहीं बता दें कि यूपी बेस्ट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें कि शासन की जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं जो कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यदायी संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। करीब 83 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल के कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्था को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ ही संस्था के जिम्मेदारों पर FIR करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि शासन के आदेश पर PWD के चीफ इंजीनियर ने जांच की थी। वहीं निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिरने की सूचना पर इंजीनियर ने 31 मार्च को मौके पर पहुंचकर पिलर गिरने की जांच शुरू की थी। लेकिन कदीम सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ये जांच बिठाई गई और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई, क्या कुछ लापरवाही की खबरें सामने आई हैं कि किस हिसाब की लापरवाही की गई है, मटेरियल सही यूज नहीं किया गया, क्या कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कदीम? बिल्कुल, जिस तरह से निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिरने की सूचना इंजीनियरों को मिली थी, तो वहीं इंजीनियर 31 मार्च को जो कि मौके पर पहुंचकर पिलर गिरने की जांच शुरू की थी। तो वहीं निर्माणाधीन पुल में चीफ इंजीनियर को बड़ी गड़बड़ी मिली थी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं पूरा मामला बुलंदशहर के थाना क्षेत्र का है, जहां पर 29 मार्च की रात को निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिर गए थे, जिसमें जो गड़बड़ी की अगर बात की तो इसमें मिलावटी माल का मामला सामने आया है, जिसके मद्देनजर जो कि इंजीनियर ने जो कि 3 साल के लिए जो कि इसको जो कि सील कर दिया है। जी बिल्कुल कदीम, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये पिलर गिरा है, इसकी जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई थी उसके तरफ से कोई सफाई पेश की गई है इस पूरे मामले के बाद, कोई ऐसी जानकारी कदीम? बिल्कुल, जिस तरह से जो कि ये 83 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल बन रहा था, तो जिस संस्था को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसी संस्था के अधिकारियों के दायित्व में ये काम चल रहा था, जो कि कार्यदायी संस्था को देखते हुए ये जो कि 3 पिलर ये भरभरा कर गिर गए थे, जिसकी जो कि TV 27 न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसकी खबर का संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर DM ने इस पर जांच भी बैठाई थी। वहीं सूचना पर जो अधिकारी थे वो वहां पहुंचे थे, जो कि PWD के और सेतु निगम के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये दावा भी किया था कि जांच के आधार पर जो भी गड़बड़ी इसमें जांच में निकल कर आएगी, उन्हीं के आधार पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसा जो कि देखने को भी मिला है कि जांच के आधार पर कार्रवाई भी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कदीम तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है, कासगंज पुलिस हाई अलर्ट पे है। तो आपको बता दें कि 12 से 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का
नामांकन होगा, जिसको लेकर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड है। 7 मई को वोटिंग होगी। पुलिस प्रशासन ने वाहनों की चेकिंग जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए कासगंज पुलिस अलर्ट मोड पर है। नामांकन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार जिले में मुस्तैदी बनाए हुए है। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है और चुनाव में किसी प्रकार की कोई ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, जिसको लेकर पुलिस लगातार जिले में अलग अलग जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है और लगातार जो वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं वहां पर उनकी चेकिंग की जा रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कासगंज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। रायबरेली के धनाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं चचेरे भाई राम नरेश के मुताबिक मृतक युवक बुधवार की शाम से लापता था। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखीमपुर खीरी से लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अंशय सिंह कालरा उर्फ रॉकी को टिकट मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंशय सिंह कालरा उर्फ रॉकी को बसपा का प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं अंशय सिंह कालरा उर्फ रॉकी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी जिले में जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है और पार्टी अपने प्रत्याशी को बदलने की तैयार नहीं है। हमारे जो पार्टी है उसको बिल्कुल भी नहीं है। मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया। यहाँ से माननीय बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करते हुए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन लड़ने आया हूँ। यहाँ पर जनता से हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और यहाँ पे एक बहुत ही सकारात्मक लहर है बसपा पार्टी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ये धारणा अपने मन से निकालनी है कि ये सीट वीआईपी है या भाजपा की है या कोई एक पार्टी सीट की मालिक है। ये सीट जनता की है, जनता सीट की मालिक है और जनता ही जिसको प्रत्याशी चुनेगी वही चुनकर आएगा। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी कुछ लोग वाहन पर फर्जी लाल नीली बत्ती और हूटर लगाकर रौब गांठने के पीछे नहीं हट रहे। तो आपको बताते चले कि यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से नीली लाल बत्ती हूटर मारती एक वाहन को रोका और चालक से पूछताछ की, तो कोई चालक जवाब नहीं दे सका, जिस पर यातायात प्रभारी अनिंद्र यादव ने कोतवाली तेखात में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा लिया है। चालक को गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया गया है। चार 2024 को जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक टाटा सफारी कार दिखी जिस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। गाड़ी का हूटर बज रहा था तथा गाड़ी के शीशे पर भारत सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। गाड़ी के चालक तौकीर हुसैन से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा न ही कोई वैध प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई कागज दिखाया गया। इसी आधार पर गाड़ी को थाना कोतवाली देहात लाया गया तथा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद। और घर से खेलने निकली 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गांव के झाड़ियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्ची की हत्या की जानकारी मिलते आसपास के कई गांवों में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। दो ग्रामीण महिलाओं ने एक युवती से छेड़छाड़ करने पर युवक की अच्छे से पिटाई कर दी और इस दौरान मनचला युवक भीड़ से छुटकर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को दो महिलाएं पीटती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि यह युवक एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसका विरोध किया गया और दो महिलाओं ने जमकर युवक की पिटाई कर दी है और युवक मौके का फायदा उठाकर हालांकि वहां से फरार हो गया है। लेकिन पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पीड़ित युवती ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक की दो महिलाएं पिटाई कर रही हैं। हालांकि वहां पर भीड़ भी इकट्ठा है और इस भीड़ में मौके का फायदा उठाकर युवक मौके से फरार हो जाता है और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह युवक एक युवती से, एक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको युवक को भारी पड़ गया। दो महिलाओं ने जमकर युवक की पिटाई कर दी। सरेआम ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई है। फिलहाल महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक की वहां पर आसपास लोग मौजूद हैं, वो और साथ ही दो महिलाएं पिटाई करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। और गोरखपुर से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां 3 बच्चों की मां को प्यार का खुमार की खबर सामने आई है। महिला ने पति से प्रेमी को अपने घर में रखने की जिद की है और पति के द्वारा प्रेमी को घर में रखने से मना करने पर महिला नाराज हो गई है। महिला प्रेमी के लिए बिजली के पोल पर चढ़कर हाई वोल्टेज का ड्रामा किया। और आपको बताते चले कि पिपराइच क्षेत्र के कवाड़ी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और गाजियाबाद में एक दोस्त ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। बता दें कि सभी लोग शराब के नशे में धुत थे और इसी दौरान आपसी कहासुनी में धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और बसपा ने मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा ने मनीष को पहले ही जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रभारी प्रत्याशी बनाया था और बसपा ने अब मनीष त्रिपाठी को आधिकारिक तौर पर मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर से बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है और पहले ही बसपा ने मनीष त्रिपाठी को कई पद दिए थे, लेकिन अब इस कड़ी में मिर्जापुर लोकसभा सीट से बसपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है।
और कानपुर के जाजमऊ में नजीर फातिमा के प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगने के मामले में सेशन कोर्ट का फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को जेल से तलब किया गया है। 12 आरोपियों से विधायक, उनके भाई समेत 5 पर यह फैसला सुनाया जा सकता है। डीजीपी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पहले विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट की ओर से विधायक को महाराजगंज जेल से तलब किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इरफान सोलंकी और थोड़ी देर में कोर्ट पहुंचेंगे विधायक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला टला है और कुछ देर बाद वो उनकी पेशी होगी। आपको बताते चले कि इरफान सोलंकी के मामले को लेकर आज जो फैसला आना था वो टल गया है। आगजनी मामले को लेकर यह फैसला आना था, आज उसकी सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आगजनी मामले को लेकर ये सुनवाई होनी है और इस पर क्या कुछ फैसला आगे आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें कि इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आज एक और मामले पर सुनवाई होनी है। आगजनी का ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है और इरफान सोलंकी को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष तिवारी कानपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरा मामला क्या कुछ है? आज सुनवाई होनी है, इरफान सोलंकी को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जिस तरह से तारीखें आगे दी जा रही थी, आज जो है वो फैसला इरफान सोलंकी साथ ही जो 12 आरोपी हैं, आगजनी से लेकर जो आचार संहिता का उल्लंघन होना किया था उन्होंने, जो 2017 में विधानसभा के दौरान जो चुनाव हुए थे, लेकिन मेन जहां से शुरुआत हुई है आर्या, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जो बुरे दिनों की पहला जो मामला केस किया गया था, नाजमा फातिमा ने किया था वो केस, आगजनी का मामला, उससे जो सारे जो गवाह थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जो सारे जो गवाह थे, उनकी गवाही होती है और अब ये जो फैसला उस पे आना है। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।